अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। जो है बेटे ये हमने स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या जो है आपको जो है हम पढ़ेंगे। इसमें सारा उसका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको भी दूंगी। Materials have specific use depending upon the characteristics and properties such as hardness, ductility and malleability, etc. What makes steel hard and lead soft? It depends upon the structure, the particular order and bonding of atoms and molecules in material. Similarly, the study of fluid in motion is relatively complicated, but analysis can be simplified by making a few assumptions. The analysis is further simplified by the uses of two important conservation principles: the conservation of mass and the conservation of energy. The law of conservation of mass gives us the equation of continuity, while the law of conservation of energy is basis of Bernoulli's theorems. बेटे आप लोगों को पता है कि मटेरियल जो है इसके स्पेसिफिक यूजेस हैं, और मटेरियल के जो स्पेसिफिक यूजेस हैं वो डिपेंड कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के करैक्टरिस्टिक्स पे और डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ पे। कोई भी मटेरियल है, आप लोग जब फिजिकल उसका देखते हो नेचर, आप क्या देखते हो कि ये मटेरियल कितना हार्ड है या ये सॉफ्ट है, ठीक है, ये डक्टाइल है, किस तरह की इसकी अपीयरेंस है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि जो स्टील है वो क्या चीज़ है, स्टील एक हार्ड मटेरियल है, लेकिन एज वेल एज जब आप लेड को देखते हो तो लेड एक सॉफ्ट एलिमेंट है। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन से ऐसे करेक्टर हैं जो स्टील को हार्ड बना रहे हैं, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो लेड को सॉफ्ट बना रही है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये तमाम की तमाम करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ जो स्टील को हार्ड और लेड को जो है, लेड एक एलिमेंट है जो आपकी लेड पेंसिल के अंदर भी बैठे होता है, लेड को जो सॉफ्ट बना रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये तमाम के तमाम करैक्टर डिपेंड करते हैं उसके स्ट्रक्चर के ऊपर और उसके जो एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं उनका पार्टिकुलर ऑर्डर, उनके अंदर जितने एटम्स हैं उनकी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल जो मटेरियल के अंदर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है। हार्डनेस या सॉफ्टनेस किसी भी मटेरियल की बेटे डिपेंड करती है कि वहाँ के जो एटम है उनकी बॉन्डिंग किस तरह की हुई है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जिस तरह सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत हार्ड होती है, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत अवे होते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग तो बिल्कुल नहीं होती। लिक्विड की बॉन्डिंग क्या है, बहुत वीक होती है। तो ये जो बॉन्डिंग ऑफ एटम्स है या मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो किसी भी मटेरियल की सॉफ्टनेस और हार्डनेस को जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसी तरह जब हम लोग फ्लूइड देखेंगे, आप लोग डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स देखते हो। लिक्विड की आप लोग देखो, कोई डेंस लिक्विड है, कोई बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा डेंस है और किसकी अंदर डेंसिटी उसकी बिल्कुल ही लो है। तो ये फ्लूइड के अंदर भी जो डिफरेंट टाइप के जो आयंस हैं या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल जो हैं उनकी मोशन जो है वो भी रिलेटिवली जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको भी अगर हम एनालाइज करें तो हमें इसमें भी बहुत सारी चेंजेस नज़र आती हैं। जैसे सपोज कॉमन एग्जांपल सिंपल हाउस होल्ड की हम लेते हैं कि आपके पास एक ग्लास वाटर है, एक ग्लास आप मिल्क शेक ले लो कोई भी, और एक ग्लास आप जो है सिंपल वाटर है, मिल्क है और मिल्क शेक है। अब तीनों फ्लूइड है, तीनों लिक्विड है, लेकिन जब आप इन तीनों को किसी और ग्लास में पोर करो तो तीनों को आप देखोगे इनकी थिकनेस भी डिफरेंट लगेगी, इनका जो दूसरे ग्लास में गिरना है इस लिक्विड का वो भी डिफरेंट होगा। दोनों का तीनों लिक्विड जब आप अलग अलग ग्लास में उनको जब आप डालोगे तो टाइम जो है वो भी अलग लगेगा ग्लास को फिल होने में। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब एनालिसिस जो है वो सारा का सारा जो चीज़ें हैं कि हार्ड है या सॉफ्ट है, फ्लूइड के अंदर किस तरह का करैक्टर है, उसकी किस तरह की सारी एबिलिटीज़ हैं, ये तमाम की तमाम बेटे हम लोग जो है वो इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, ये सब की सब जो हैं हमने इस चैप्टर में जो है सॉलिड और फ्लूइड डायनामिक्स जो है उसको हम लोग डिटेल से जो है वो इस चैप्टर में बेटे हम स्टडी करेंगे।
लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। डेट इज टॉपिक आपका है 5.1 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है बेटे, पेज आपका है 91। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, हमने क्या पढ़ना है, सॉलिड्स पढ़े हैं और सॉलिड को हमने कितनी क्लासेस में जो है वो क्लासिफाई करना है, वो सारा कुछ अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 1 इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स. The neighbors of each molecules are arranged in a regular pattern that is consistent throughout the crystal. There is thus an ordered structure in crystalline solid. Most solid like metal and ceramic have a crystalline structure. This means their atom, molecules or ions are arranged in a regular pattern. The arrangement of molecules, atoms or ions within all type of crystalline solid can be studied using various techniques such as X-ray, diffraction, transmission electron microscopy, TEM. It should be noted that atoms, molecules or ions in a crystalline solid are not static. For example, each atom in a crystal vibrate about a fixed point with an amplitude with increase with rise in temperature. It is the average atomic position which are perfectly ordered over large distance. The cohesive forces between atom, molecule or ions in crystalline solid maintain the strict long-range order in spite of atomic vibration. For every crystal, however, there is a temperature at which the vibration becomes greater. Then that structure suddenly breaks up and the solid melts. The transition from solid to liquid is therefore abrupt or discontinuous. Each crystalline solid has a definite melting point. For example, quartz, calcite, sugar, mica, diamond, etc. जो टॉपिक मैंने भी रीड आउट किया है बेटे, सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है। सॉलिड को हमने बहुत सारी क्लासेस में जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग ऑफ एटम्स जो है, हमने सॉलिड को बहुत सारी क्लासेस में जो है क्लासीफाई किया। उनमें से पहली क्लास जो है वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिनके अंदर एटम की बेटे जो सॉलिड्स हैं इनके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। तो एटम्स की अरेंजमेंट और जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर है। रेगुलर का मतलब है कि एक ही पैटर्न चल रहा होता है, रेगुलर है। जिस तरह पहला एटम अरेंज है, सेकंड की अरेंजमेंट भी वैसी होगी, थर्ड की भी अरेंजमेंट ऐसी होगी। हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने क्या बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो क्या होती है, वो रेगुलर होती है। रेगुलर मीन कि उनकी अरेंजमेंट में एक सीक्वेंस है, एक ही तरह से जो है अरेंज हो रहे हैं। और जो नेबर मॉलिक्यूल्स है, नेबर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल है, 2, 3, सारे जो 7 मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं एक सॉलिड बनाते हैं, वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स और एटम की अरेंजमेंट जो है वो सिमिलर होगी, एक रेगुलर पैटर्न होगा। अगर हेक्सागोनल शेप है तो तमाम के तमाम की जो शेप्स है वो हेक्सागोनल ही होगी, ठीक है। अगर कोई सर्कुलर शेप में सॉलिड सारे जो हैं तो वो सारे सर्कुलर शेप ही उन सॉलिड्स की होगी। ये नहीं होगी कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबका पैटर्न जो है वो डिफरेंट हो। नो, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उनके जो पैटर्न है वो क्या होगा, वो सेम होगा। और थ्रू आउट पूरे क्रिस्टल में जो है उनका पैटर्न जो है वो बेटे रेगुलर रहेगा, एक उनके स्ट्रक्चर में एक ऑर्डर आ रहा होगा। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं दे आर जनरली मेटल्स हैं या वो सिरेमिक हैं। और जो सिरेमिक्स और जो मेटल्स होते हैं इन तमाम के तमाम का इन जनरल 90% जो मेटल्स और सिरेमिक्स हैं इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, दे आर क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। उनके जो अगर आप किसी भी सिरेमिक का या किसी भी मेटल के एटम या मॉलिक्यूल या आयन का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको उनके अंदर एक रेगुलर पैटर्न जो है वो नज़र आता है। उनकी जो अरेंजमेंट है बेटे, सॉलिड में किस चीज़ की अरेंजमेंट होती है, या तो मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे या एटम्स अरेंज होंगे या आयंस अरेंज होंगे। तो इन तीनों की जो अरेंजमेंट है वो क्या होगी, वो एक स्पेसिफिक और रेगुलर पैटर्न के लिहाज से होगी। आपने ये हम रेगुलर पैटर्न हमें कैसे पता चलेगा कि एक रेगुलर पैटर्न है, आपको तो कोई भी सॉलिड नज़र आ रहा है, आपको उसका पैटर्न तो नज़र नहीं आ रहा होता ना।
तो किसी भी सॉलिड के पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए बेटे कुछ टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। उनमें से दो कॉमन टेक्निक्स हैं, एक है XRD और एक होती है TEM। XRD क्या चीज़ है? XRD जो है एब्रीवेशन है एक्सरे डिफ्रैक्शन की, और जो TEM है वो क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये दो टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर जो है बेटे वो देखते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम लोग अब करैक्टर्स देख रहे हैं ना इनके। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हर क्रिस्टल जो होता है बेटे वो वाइब्रेट करता है एट ए फिक्स पॉइंट, और जो इसका एम्पलीट्यूड होता है, जिस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है कि इसका जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता जाता है इनका एम्पलीट्यूड भी राइज होता जाता है। और जो इनका अगर आप एवरेज इनकी एटॉमिक पोजीशन देख लो तो वो क्या है कि परफेक्टली ऑर्डर्ड होती है ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी आप देख लो तो आपको जो उनकी एटॉमिक पोजीशन है उनमें एक ऑर्डर नज़र आएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखो तो आपकी बुक में यहाँ पे एक बेटे आपको एक शेप नज़र आ रही है। अगर आप इस शेप को इसको नोट करो तो बेटे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ठीक है, देखो इसमें एक रेगुलर पैटर्न है, ये पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, ये भी वैसा ही पैटर्न है, ये भी वैसा ही पैटर्न है। तमाम के तमाम पैटर्न्स में एक ऑर्डर हमें नज़र आ रहा है। जैसी शेप ये बिल्कुल सेम वैसी ही शेप है। जो बात मैं अभी करके आई हूँ कि सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो आयंस हैं या जो एटम्स हैं उनके अंदर एक आपको उनकी शेप में एक पैटर्न नज़र आता है। ठीक है, तो देखो अगर आपकी बुक में एक डायग्राम भी दी हुई है तो ये तमाम की तमाम जो क्रिस्टलाइन एक शेप बनाई हुई है इसमें एक पैटर्न है। जैसी अरेंजमेंट यहाँ पे एटम्स की है सेम ऐसी अरेंजमेंट यहाँ पे है। जैसी अरेंजमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर आप एक डिस्टेंस पे चले जाते हो, वहाँ से बियॉन्ड चले जाते हो, दूर चले जाते हो, तब भी अरेंजमेंट सेम ही रही है। पैटर्न जो है वो क्या रहा है? वो सेम रहा है। ठीक है, और नीचे भी ऐसा ही पैटर्न आपको एक नज़र आ रहा है कि पैटर्न जो है वो क्या है, इनका एक ऑर्डर है इनके स्ट्रक्चर में। ठीक है, रैंडम नहीं है कि कोई वहाँ पे मॉलिक्यूल जा रहा है तो कोई वहाँ पे जा रहा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमेशा आपको एक ऑर्डर नज़र आता है उनके स्ट्रक्चर पे, और ये ऑर्डर जो है मैंने आपको बताया कि वेरियस टेक्निक्स हैं जिससे सारा का सारा ये पैटर्न और ये ऑर्डर जो है आपको पता चलता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे इनका टेम्परेचर राइज होता है तो साथ ही इनका जो एम्पलीट्यूड है वो भी जो है इंक्रीज होता जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि जो इनके जो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उनके दरमियान में जो कोहेसिव फोर्स है वो चाहे एटम्स के दरमियान में हो, चाहे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो, या चाहे बेटे वो आयंस के दरमियान में हो, वो क्या करती है, वो जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट और लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। ठीक है, और इन फोर्सेस ने क्या किया होता है, सॉलिड की जो शेप है उसको मेंटेन किया होता है। ठीक है, और हर क्रिस्टल में एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एक टेम्परेचर आता है जब क्या होती है कि इनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उस टेम्परेचर पे इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है। आपको पता ही है ना, कोई भी सॉलिड है जब हम उसको एक टेम्परेचर देंगे तो लाइट टेम्परेचर है तो कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन जिस तरह आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो उनके जो बॉन्ड हैं वो क्या होते जाएंगे, ब्रेकअप होते जाएंगे। हाई टेम्परेचर से उनकी वाइब्रेशन ग्रेट होती जाएगी। जब वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे, वाइब्रेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है तो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और सॉलिड जो है वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन एक आती है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है ना, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वो टेम्परेचर जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उस मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रांजिशन जो आई है, जो चेंज आया है ड्यू टू टेम्परेचर, उसने क्या किया कि वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन जब ज़्यादा हुई तो उनके दरमियान में जो बॉन्ड थे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो ब्रेक डाउन हो गए और सॉलिड मेल्ट हो गया। सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर था डिफरेंट एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, आयंस में, वो क्या हो गया, वो डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो गया, डिसऑर्डर में सॉलिड चेंज हो गए लिक्विड में।
और यहाँ पे क्या हो गया, एक एब्रप्ट आ गया, एक डिसकंटिन्यूटी आ गई और एक चेंज आ गया। तो हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है कि किस पॉइंट पे, किस टेम्परेचर पे आके उस सॉलिड ने जो है वो मेल्ट हो जाना है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड की कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है, क्वार्ट्स दिया हुआ है, कैल्साइट दिया है, शुगर, मिका और डायमंड जो है ये कॉमन एग्जांपल है किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ ली पहली फॉर्म किसकी, अपनी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। मैंने आपको सारी के सारे इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए और इसकी एग्जांपल्स बताई और हमने इसकी शेप भी देख ली। अब हम आते हैं अपनी सेकंड क्लास ऑफ सॉलिड की तरफ, दैट इज एमॉर्फस और ग्लासी सॉलिड। दोनों इसके लिए नाम्स होते हैं, इसको हम लोग एमॉर्फस भी कह सकते हैं और ग्लासी सॉलिड्स भी कह सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। द वर्ड एमॉर्फस मीन विदाउट फॉर्म और स्ट्रक्चर। दस in amorphous solid there is no regular arrangement of molecules like that in crystalline solid. We can therefore say that amorphous solids are more likely liquid with disordered structure frozen in. For example, ordinary glass, which is solid at ordinary temperature, has no regular arrangement of molecules. On heating it gradually softens into paste like state before it becomes a very viscous liquid at almost 800 degrees centigrade. Therefore, amorphous solids are also called glassy solid. This type of solid has no definite melting point. For example, plastic, glass and fused silicon. बेटे हम पढ़े हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। पहली सॉलिड की टाइप मैंने आपको पढ़ाई क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब सेकंड की तरफ हम आए हैं, दैट इज एमॉर्फस या उसका दूसरा नाम क्या है, ग्लासी सॉलिड। एमॉर्फस मीन विदाउट, एमॉर्फस जो वर्ड है, एमॉर्फस का मतलब क्या है, एमॉर्फस मीन विदाउट फॉर्म या विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट शेप, जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती, कोई शेप नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड या ग्लासी सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की या आयंस की नहीं होती। जब मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाए थे मैंने कहा था यहाँ पे एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है एटम्स की, लेकिन अब एमॉर्फस सॉलिड्स में इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती बेटे। ये क्या होते हैं कि ये हम इनको ऐसे कह सकते हैं कि ये सॉलिड जो हैं दे आर मोर लाइक लिक्विड्स, ये लिक्विड की तरह के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऑर्डर नहीं बल्कि एक डिसऑर्डर नज़र आ रहा है। इनकी अरेंजमेंट में कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई नज़दीक एटम्स हैं, कोई एटम एक दूसरे से जो हैं वो दूर जो हैं प्रेजेंट होते हैं। और कॉमन एग्जाम्पल इसकी क्या है, ऑर्डिनरी ग्लास जो है वो क्या है, वो एमॉर्फस इन नेचर होता है। इसके अंदर कोई अरेंजमेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स की नहीं होती और जब इसको हम हीट करते हैं तो ये फ़ौरन से पहले जो है सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट होने के बाद ये एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में जो है, पेस्ट लाइक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और 800 डिग्री सेंटीग्रेड में ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड में। और इस तरह के सॉलिड का कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है, प्लास्टिक, ग्लास और फ्यूज्ड सिलिकॉन जो है वो एमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल्स हैं। अगर आप यहाँ पे आपकी बुक में बने भी हुए हैं एमॉर्फस सॉलिड, मैंने आपको क्या कहा कि ये जो एमॉर्फस सॉलिड है इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। अगर आप इस शेप में देखो बेटे, ये डिफरेंट टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आइंस हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ये तीनों। यहाँ इधर का पैटर्न कुछ और है, यहाँ पे आप देखो तो आपको और पैटर्न नजर आएगा, इधर देखो तो और पैटर्न नजर आ रहा है। यानी कि इस पूरी जो अरेंजमेंट है इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई इसका स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न नजर आता था, ठीक है, यहाँ पे वो पैटर्न नजर नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पे एक डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। इनके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, ये फौरन से पहले सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और एट 800 जो है ये बहुत ज़्यादा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसीलिए इनको जो है ग्लासेस सॉलिड भी कहा जाता है। कॉमन एग्जांपल आपको इनकी मैंने बता दी, प्लास्टिक, ग्लास और फ्यूज सिलिकॉन। अब हम आएंगे अपनी थर्ड फॉर्म की तरफ, सॉलिड की थर्ड फॉर्म, दैट इज पॉलीमेरिक सॉलिड, ठीक है। Polymers are solid material with a structure that is intermediate between order and disorder. This can be classified as partially or poorly crystalline solid. Polymers form a large group of naturally occurring and synthetic material. Plastic and synthetic rubber are termed as polymers because they are formed by
polymerization reaction in which relatively simple molecules are chemically combined into massive long chain molecules or three-dimensional structure. These materials have rather low specific gravity compared with even the lightest of metals and yet exhibits good strength of weight ratio. Polymer consists of fully or in part of chemical combination of carbon with oxygen, hydrogen, nitrogen and other metallic or non-metallic elements. Polythene, polystyrene and nylon etc. are examples of polymers. Natural rubber is composed in the pure state entirely of a hydrocarbon with the formula C5H12N. थर्ड फॉर्म हमने पढ़ी किसकी, सॉलिड की, डेट इज पॉलीमेरिक सॉलिड. पॉलीमेरिक सॉलिड जो हैं बेटे इनका एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें क्या है, इंटरमीडिएट है बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर. आपको उसमें ऑर्डर भी नज़र आएगा और डिसऑर्डर भी नज़र आता है उसके स्ट्रक्चर में. कहीं तो आपको ऑर्डर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, कहीं आपको डिसऑर्डर नज़र आना शुरू हो जाएंगे. इनको हम लोग पार्शली और पूरली क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है क्लासीफाई कर सकते हैं. यहाँ पे आपको आपकी ऊपर जो आपकी बेटे ये देखो, यहाँ पे आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस भी दिखाया गया था ऊपर. ठीक है, जो मैंने बताया था पहले आपको, वो एमॉर्फस सॉलिड थे और ये क्या थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड थे. इनमें एक डेफिनेट पैटर्न था और इसमें डेफिनेट पैटर्न नहीं था. अब जो हम पढ़ेंगे वो कौन से हैं, पॉलीमेरिक में क्या था कि ये इंटरमीडिएट है बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, और इनको हम पार्शली या पूरली क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी जो है क्लासीफाई कर सकते हैं. किसको, पॉलीमेरिक सॉलिड्स को. पॉलीमेरिक सॉलिड जो हैं ये सबसे बड़ा जो है ग्रुप है नेचुरल अकरिंग और सिंथेटिक मटेरियल्स का. ठीक है, प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है किसकी, पॉलीमर्स की. और ये एक प्रोसेस है जिसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं. उस प्रोसेस से जो है ये बनते हैं और केमिकली जो है लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स में जो है ये बेटे आपको जब हम इनका जब स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट टेक्निक से देखते हैं तो हमें जो है बड़े बड़े यहाँ पे मैसिव लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं, क्योंकि ये जिस प्रोसेस से बन रहे होते हैं ना उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के पॉलीमर जो हैं वो कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं. ये स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं. ये स्ट्रक्चर जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बहुत लो होती है एज कंपेयर टू मेटल्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड आप लोग कह सकते हो. पॉलीमर जो हैं दे आर केमिकल कम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और अदर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. ठीक है, यानी कि कार्बन की केमिकल, ये जो पॉलीमर्स हैं ये डिफरेंट टाइप की केमिकल कम्बिनेशन से बनते हैं. कार्बन की हाइड्रोजन के साथ, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, कार्बन की नाइट्रोजन के साथ, या कार्बन की डिफरेंट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट के साथ जब उसकी केमिकल कम्बिनेशन होती है कार्बन की इन तमाम एलिमेंट के साथ, तो आपके पास क्या बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं. पॉलीमर्स की कॉमन एग्जांपल कौन सी है, पॉलीथीन है, पॉलीस्टीरीन और नायलॉन जो है वो पॉलीमर्स की कॉमन एग्जांपल्स है. इसके अलावा नेचुरल रबर जो है उसमें भी प्योर स्टेट ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो प्रेजेंट होती है. और जो नेचुरल रबर है उसका बेटे कॉमन फार्मूला क्या है, C5H12N जो है इसका कॉमन फॉर्मूला. अभी मैंने आपको बताया पॉलीमर जो है ये केमिकल कम्बिनेशन से बनते हैं किसकी, कार्बन की डिफरेंट एलिमेंट के साथ. तो ये आपको एक मॉलिक्यूल की वो बताई हुई है केमिकल कम्बिनेशन. यहाँ पे क्या है कि देखो पार्ट ऑफ PVC मॉलिक्यूल बताया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ पेयर अप हो रहा है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे फिर कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ जो है ये इसकी कम्बिनेशन हो रही है, केमिकल कम्बिनेशन. और ये क्या था, ये था पार्ट ऑफ PVC. तो हमने इन शॉर्ट यहाँ पे क्या पढ़ लिया कि पॉलीमर जो है ये एक लार्ज ग्रुप है नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल का. प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर जो है उनको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं. और पॉलीमर्स किस प्रोसेस से बनते हैं, पॉलीमराइजेशन से. यहाँ पे जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो केमिकली ये बड़े बड़े लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स या उनको हम लोग बड़े बड़े पॉलीमर्स भी कह सकते हैं. पॉलीमर्स जो हैं वो बड़े बड़े मिलके जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं. पॉलीमर जो है इसके अंदर केमिकल कम्बिनेशन होती है कार्बन की विद डिफरेंट टाइप ऑफ अदर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. ठीक है, कॉमन एग्जांपल इसकी यहाँ पे पॉलीथीन और पॉलीस्टीरीन नायलॉन जो है इसकी
कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा, हमने क्या इस टॉपिक में अपने फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो है हमने क्या पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़े। ठीक है, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जूनियर क्लासेस में आपने 9th 10th में भी पढ़ा था कि सॉलिड जो है दे हैव डेफिनेट शेप, कि सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इनका एक होता है और बहुत सारी कॉमन एग्जांपल्स आपने पढ़ी थी। अब हमने क्या कर दिया, हमने क्लासिफिकेशन कर दी, हमने सॉलिड्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 2 इज़ अमॉर्फस और ग्लॉसी सॉलिड, और नंबर 3 हमने क्या बता दिया, पॉलीमेरिक सॉलिड्स बता दी। तमाम के तमाम सॉलिड्स के मेन करेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल जो हैं मैंने आपको समझाए कि उनके करेक्टर क्या क्या हैं, उनके अंदर जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके अंदर ऑर्डर कैसा है, उनकी केमिकल बॉन्डिंग जो है वो कैसी हुई है, वो हमने डिटेल से पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर है उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए हमारे पास स्पेशल जो है टेक्निक्स हैं। कॉमन जो है XRD एंड TEM जो है कॉमनली यूज टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। तो आपने आज के टॉपिक में मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड और पॉलीमेरिक सॉलिड जो है वो डिटेल में पढ़ाया। आपने इन तीनों सॉलिड्स को अच्छी तरह से बेटे स्टडी करना है। अब आपकी मर्जी है, आप इनको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो और इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप लोग पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। जिस तरह आप लोगों को इजी लगता है वैसे आप लोग कर लो। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है 5.2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है वो क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, कि उनके ऑर्डर के लिहाज से कि वो किस तरह अरेंजमेंट उनकी हुई है, अरेंजमेंट के लिहाज से हमने उनकी क्लासिफिकेशन कर दी थी। अब हमने पढ़नी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। आपने इसको अच्छी तरह स्टडी करना है। अगर यहाँ पे इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम फील हो रही है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।